चंद्रयान 3। सबसे पहले छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि मामला इसका क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो परीक्षा में जो आने का प्रश्न है वो है प्रक्षेपण तिथि कि यह प्रक्षेपित कब हुआ है। तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे के आसपास यह प्रक्षेपित हुआ था। हाँ, 2:35 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में यह प्रक्षेपित हुआ। यह भारत का तीसरा लूनर मिशन है। यह भारत का तीसरा लूनर मिशन है। प्रश्न उठता है यह तीसरा है तो शुरू के 2 कौन से हैं। तो शुरू के 2 अगर देखें तो जो पहला है वह 2008 में प्रक्षेपित हुआ था, चंद्रयान 1, और जो चंद्रयान 2 था वह 2019 में। तो ये इस तरीके से 14 जुलाई 2023 वाला जो प्रक्षेपित लूनर मिशन है वह भारत का तीसरा लूनर मिशन हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंद्र की सतह पर रोवर उतारने वाला चौथा देश होगा भारत। अभी रोवर को समझेंगे, व्हाट इज रोवर। उससे पहले हम लोगों को यह देखना है, अगर भारत चौथा देश है तो फिर से प्रश्न उठता है कि शुरू के 3 देश कौन से हैं। तो इसमें है यूएसए, रसिया, चीन, और चौथा कौन हो जाएगा तो भारत हो जाएगा। तो चंद्रमा की सतह पर जाने वाला भारत चौथा देश हो जाएगा। इससे पहले भारत प्रयास किया है लेकिन सक्सेसफुली सरफेस पर वह उतर नहीं पाया है। आगे देखते हैं प्रक्षेपण स्थल। तो कहां से प्रक्षेपित किया गया तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया इसे। भारत में अन्य प्रक्षेपण स्थल भी हैं लेकिन उसको किया गया है तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, पॉपुलरली SDSC के नाम से इसको जाना जाता है। पहले इसको सार के नाम से जाना जाता था, सार के नाम से, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज के नाम से इसको पहले जाना जाता था। नाम इसका बदल कर क्या कर दिया गया तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया है। कहां पर जाएगा, अब चंद्रमा पर कहां पर जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव के निकट जाएगा ये। अब चंद्रमा में भी एक भूमध्य रेखा होगी और एक उसमें भी उत्तरी ध्रुव होएगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। तो कहां पर जाएगा यह दक्षिणी ध्रुव के निकट जाएगा। आगे देखते हैं, पहला कौन सा देश पहला ऐसा कौन सा देश था जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था तो रूस था। कब तो 1959 में। और इस मिशन का नाम क्या था तो लूना 2। लूना देवता है इसीलिए मून को लूनर भी कहते हैं या लूना भी कहते हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है लूनर मिशन। लूनर का मतलब चंद्रमा ही होता है। तो रसिया ने अपने 1959 के मिशन को क्या नाम दिया था लूना 2 नाम दिया था। आगे है अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन है अमेरिका का जो प्रक्षेपित हुआ था 1969 में। और इसी मिशन के जरिए पहले व्यक्ति मानव जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने पांव पसारे उनका नाम क्या था तो नील आर्मस्ट्रांग था। अनुमानित तिथि, अब यह कब पहुंचेगा तो 23 अगस्त 2023 को वहां पहुंचेगा चंद्रमा की सतह पर, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। ठीक, तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि अनुमानित जो तिथि है वो कब की है तो 23 अगस्त 2023 की है। मिशन लाइफ, इन लोगों का जीवन काल क्या होएगा तो जो जीवन काल अभी आगे बताएंगे। लैंडर और रोवर क्या है, कितने दिनों तक वो कार्य कर पाएंगे वहां। जब भी कोई मिशन प्रक्षेपित किया जाता है या कोई भी मिशन प्लान किया जाता है तो उस मिशन का क्या होएगा एक जीवन काल होएगा, एक लाइफ पीरियड होएगा। क्योंकि हम पहले ही हम बार बार बता चुके हैं कि इस प्रकृति में अमर अजर कोई भी चीज नहीं है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। अगर कोई सैटेलाइट छोड़ी जा रही है तो उस सैटेलाइट का एक स्पेसिफिक समय काल होता है कि इतने समय काल तक वह कार्य करेगा। जैसे चंद्रयान को 2 साल के लिए
प्लान किया गया था, लेकिन वह 1 साल ही कार्य कर पाया, उसके बाद वह असफल हो गया था। तो कोई भी चीज हो, हर किसी का एक जीवन काल होता है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, और इस जीवन काल के चक्र से चंद्रयान हो या सूर्ययान हो या मंगलयान हो, कोई भी चीज हो वो भी बच नहीं सकता है। तो इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा जब तक यह सस्टेन करेगा। तो इस तरीके से जो लैंडर और जो रोवर है वो लगभग 2 सप्ताह तक कार्य करेंगे और लगभग 1 लूनर डे तक कार्य करेंगे। इतनी बातें समझ में आई? हाँ, एक चंद्रमा का दिन आमतौर पर तो 27 दिन के आसपास का होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन में एक चक्कर लगाती है। वैसे पृथ्वी का एक दिन निर्धारित कैसे होता है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगभग 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। तो ऐसी चंद्रमा का एक दिन क्या होगा कि चंद्रमा जितने टाइम पीरियड में अपने एक्सिस पर वो एक रोटेशन पूरी कर लेती है। तो 1 लूनर डे को 14 दिन के आसपास यहाँ बताया गया है। वैसे तो ये 27 दिन का होगा, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि जो लैंडर और जो रोवर है वो लगभग 2 सप्ताह तक, एक पखवाड़े तक कार्य करने का अनुमान लगाया गया है। तो इस स्लाइड में जो हम लोगों ने बात सीखा कि यह भारत का तीसरा मिशन होगा, भारत चौथा देश बन जाएगा, प्रक्षेपण तिथि को जाना, प्रक्षेपण स्थल को जाना, पहला लूनर मिशन को जाना, और पहला मानव कब चंद्रमा की सतह पर पांव रखा उस तिथि को भी हम लोगों ने जाना, और लैंडर और रोवर के कार्य करने की अवधि को भी हम लोगों ने समझ लिया है। इतनी बातें स्पष्ट है। चलते हैं अभी आगे देखते हैं। चंद्रयान में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रपोल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट है। इसको अभी आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। फिर से वापस आकर इन सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हम लोग समझे हैं। तो एक इस जो चंद्रयान है इसके इंपॉर्टेंटली कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं। एक क्या है? लैंडर मॉड्यूल है, दूसरा प्रपोल्शन मॉड्यूल है और तीसरा रोवर मॉड्यूल है। ठीक, ये 3 प्रकार के इसके मुख्य भाग हैं। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी। लैंडर किसको लेकर जाएगा? रोवर को। कहां लेकर जाएगा? मून की सरफेस पर, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। देखिए लैंडर है वो किसी चीज को क्या करा रहा है? लैंड करा रहा है। किसको लैंड कराएगा? रोवर को। फिर रोवर उसका इन सीटू क्या करेगा? रासायनिक विश्लेषण करेगा। यानी चंद्र सतह के अध्ययन करने का काम किसका है? तो रोवर का। प्रपोल्शन मॉड्यूल और लैंडर उसको वहां ले जाने के लिए मात्र एक क्या है? माध्यम है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक नीति भार है। नित भार क्या है? नित भार का मतलब होता है पेलोड। नित भार का मतलब क्या होता है? पेलोड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पेलोड? पेलोड बहुत सारे डिवाइस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, कैमरास लगे रहते हैं, रडार रहते हैं, जो जाकर सतह की अध्ययन करते हैं। पेलोड मतलब देखिए जब भी कोई एक रॉकेट या कोई एक मिशन जाता है तो पेलोड बहुत एक छोटा सा भाग होता है। जैसे अभी GSLV हो गया, तो GSLV के लिए जो सैटेलाइट उसके अंदर रहेगा, GSLV तो क्या है? एक वाहन है जो सैटेलाइट को वहां तक ले जा रही है। तो GSLV में जो सैटेलाइट है उसी को क्या कहते हैं? पेलोड कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो लैंडर और ये जो रोवर होगा इनके पास क्या होगा? पेलोड। इनके पास डिफरेंट डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होंगे जो सतह का या सरफेस का स्टडी करेंगे। अभी देखेंगे उसको। पीएम का मुख्य कार्य देखिए, तो लैंडर का काम क्या है? रोवर को लैंड कराना। पीएम का मुख्य कार्य है LM को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र
के 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना। प्रपोल्शन मॉड्यूल जो रहेगा वह अपने अंदर लैंडर को और रोवर को चंद्रमा तक ले जाएगा। जैसे ही चंद्रमा के करीब पहुंचेगा प्रपोल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा, और फिर जब वो लैंडर सतह पर पहुंचेगा तो लैंडर से अलग कौन हो जाएगा, तो रोवर। अभी इसको देखेंगे, ठीक। हाँ, इसको भी चित्र से देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी आपको। थोड़ा मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए। इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक नीति भार है जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा, और उसका नाम है शेप। शेप का पूर्ण रूप है स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। अभी क्या है देखिए, यहां से जीएसएलवी लेकर गया, जीएसएलवी से अलग हो जाएगा प्रपोल्शन मॉड्यूल, प्रपोल्शन मॉड्यूल से बाद में अलग हो जाएगा लैंडर, लैंडर से बाद में अलग हो जाएगा क्या, रोवर। ये चरणगत पूरा प्रक्रिया चलेगा, ठीक। अब जब प्रपोल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा तो प्रपोल्शन मॉड्यूल का एक काम और रहेगा, और वो लगभग 6 महीने तक कार्य करेगा। प्रपोल्शन मॉड्यूल का काम रहेगा मून की कक्षा से पृथ्वी को देखना और उसका क्या करना, अध्ययन करना। इसमें लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, यानी ये मून से किसकी अध्ययन करेगा, तो पृथ्वी की अध्ययन करेगा। अभी जितनी चीजें लिखी हुई हैं मैंने जिस तरीके से इसको बताया है, अब इसको चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर बैक यहीं पर आएंगे तब ये थोड़ी बातें और क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं, तो देखिए इसको भी बाद में ही करेंगे। तो देखिए ये पूर्ण रूप है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लॉन्चर व्हीकल कहलाता है, क्योंकि यह सैटेलाइट को क्या करेगा, लॉन्च करेगा, ले जाएगा ये, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग, लॉन्चर व्हीकल कहेंगे। और भारत के पास 2 तरीके के महत्वपूर्ण लॉन्चर व्हीकल हैं, एक क्या है PSLV और दूसरा क्या है GSLV। ये क्या है, दोनों ये लॉन्चर व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है, ये सैटेलाइट नहीं है, नहीं। ये जैसे अगर आपको यहां से राजधानी जाना हो दिल्ली, तो आप वहां तक तो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए या तो वायुयान पकड़ना पड़ेगा, या तो आपको ट्रेन यान पकड़ना पड़ेगा, या तो आपको बस यान, या तो आपको अपना 4 पहिया यान। तो ये जो गाड़ी है वही क्या है, प्रक्षेपण यान, और आप उसमें अंदर क्या हो गए, पेलोड हो गए। वो गाड़ी किसको ले जा रही है, आपको, तो आप क्या हुए, पेलोड हुए। तो वैसे ही ये गाड़ी है जो सैटेलाइट्स को उसकी कक्षा में स्थापित करता है, उसी को क्या कहते हैं, लॉन्चर व्हीकल कहते हैं। PSLV का मतलब होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, और GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। ये थोड़ा पुराना हो गया, अभी भी कार्य है, लेकिन शक्ति के रूप में PSLV की शक्ति कम है और GSLV की शक्ति बहुत ज्यादा है। यह विश्व भर में सबसे आधुनिक लॉन्चर व्हीकल में से एक है GSLV, जो 3 स्टेज पर कार्य करता है। तो फिलहाल यह बात समझ पाए क्या, ये लॉन्चर व्हीकल क्या है, यह वह युक्ति है जो सैटेलाइट को उसकी कक्षा में छोड़ता है, स्थापित करेगा। और ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो GSLV है, ज्यादा शक्तिशाली कौन है, GSLV है। जैसे इसमें देखिए प्रक्षेपण यान, हम इसको पढ़ना भूल गए थे, ये क्या है, प्रक्षेपण यान है। यह प्रक्षेपण यान क्या लिखा हुआ है, GSLV Mark 3। ध्यान रखेंगे, प्रक्षेपण यान पेपर में पूछेगा कि कौन से लॉन्चर व्हीकल का यूज किया गया है चंद्रयान को वहां तक पहुंचाने के लिए, तो कौन सा, GSLV Mark 3, और इसको LVM-3 भी कहते हैं, लॉन्चर व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। समझ रहे हैं, यह भारत का सबसे एडवांस, सबसे उन्नत लॉन्चर व्हीकल है, सबसे उन्नत है यह, ठीक। तो यह बात जरा आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यह क्या है, तो लॉन्चर व्हीकल है। यह क्या है, लॉन्चर व्हीकल। कितने लॉन्चर व्हीकल भारत के पास, 2, PSLV GSLV। PSLV अगर किसी सैटेलाइट को कम ऊंचाई पर स्थापित करना होता है तो PSLV को यूज करते हैं, और अगर किसी को 35,000 किलोमीटर के ऊपर स्थापित करना है तो GSLV को यूज करते हैं।
समझ रहे हैं। चंद्रयान 1 है जो PSLV से गया था चंद्रमा तक, और अभी जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 वो किससे जा रहा है, तो GSLV से जा रहा है। तो यह बात अपने दिमाग में अवश्य रखिए कि ये जो चंद्रयान 3 है उसमें कौन से प्रक्षेपण यान का यूज किया गया, तो GSLV Mark 3, और पॉपुलरली इसको लॉन्चर व्हीकल Mark 3 यानी कि LVM-3 भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये जो हम लोग बात किए इसके कितने मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल है, प्रपोल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ये तीनों यहां पर हैं। ये तीनों कहां है, तो यहां पर इसके बीच में, ये देखिए, समझ रहे हैं। तो जो हम लोग बताया जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप अंदर बैठे हैं, तो वैसे ही ये तीनों कहां पर स्थापित है, तो यहां पर स्थापित है। और ये पूरा क्या है, लॉन्चर व्हीकल है, प्रक्षेपण यान है। चले आगे, ये वाली बात स्पष्ट है। जरा ये देखिए, ये दिखा रहा है चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट। ये दिखा क्या, पेलोड अंदर है ये, बाकी ये पूरा क्या है, तो लॉन्चर व्हीकल है। लॉन्चर व्हीकल में 3 स्टेज होते हैं। हमारा जो GSLV है वो 3 स्टेज पर कार्य करता है। ये पहला स्टेज जब ये जलेगा तो आप देखते हो आग जलता हुआ दिखाई देता है, हाँ, तो ये रहता है सॉलिड स्टेज। इसमें जो फ्यूल होता है वो सॉलिड रूप में होता है, और उस फ्यूल को कहते हैं HTPB। क्या कहते हैं, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन कहते हैं। ठीक, यहाँ एक ईंधन रहता है। जैसे हमारी गाड़ी में गाड़ी चलेगा तो गाड़ी बिना ईंधन के चला जाएगा क्या, नहीं। तो यह प्रक्षेपण यान बिना ईंधन के जाएगा क्या, नहीं। तो इसमें भी कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो जो पहला वाला स्तर होता है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वाले से यहाँ तक, ये कैसे रहेगा, तो सॉलिड स्टेट रहेगा। और इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है उसको HTPB कहते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन कहते हैं। जो दूसरा स्टेज है वो लिक्विड स्टेज है। जो दूसरा स्टेज है वो लिक्विड स्टेज होता है, और इसमें फ्यूल यूज करते हैं UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन यूज करते हैं। और तीसरा स्टेज क्या है, तो क्रायोजेनिक स्टेज है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। पहले ये भारत के पास नहीं था, और जब तक यह इंजन नहीं होता है तब तक हमारा प्रक्षेपण यान शक्तिशाली नहीं हो सकता है। लेकिन भारत की इसरो नामक संस्था ने अपनी कड़ी मेहनत से, दृढ़ संकल्प से इस इंजन को डेवलप किया है। इसमें सारा कुछ लिक्विड स्टेज में होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन को लिक्विड में आने के लिए, ऑक्सीजन सामान्य ताप पर किस अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में। मैंने सांस ले लिया, यहां पर अभी क्या है, ऑक्सीजन है, तो 20-25 डिग्री में वो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। अगर मुझे इसी हाइड्रोजन को लिक्विड में लाना हो तो मुझे टेम्परेचर को -180 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। और अगर उनको गैस से किस में ले जाना है, लिक्विड में, तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। बोलिए, जैसे अभी आपका वाटर वेपर से अगर उसको वाटर लिक्विड बनाना हो तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। आप पानी गर्म करते हैं, ढक्कन ढक देते हैं, तो वही भाप कुछ देर बाद क्या बन जाती है, पानी, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। बोलिए, तो यहाँ पर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें एक ऐसे इंसुलेटर की जरूरत पड़ेगी जो वहां पर -183 डिग्री मेंटेन कर सके। तो इसमें कितने स्टेज हो गए, 3 स्टेज हो गए। सॉलिड स्टेज जिसमें HTPB का यूज किया जाता है, बोलिए हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और दूसरा स्टेज क्या है, लिक्विड स्टेज, जिसमें अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन यूज किया जाता है। और थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक स्टेज, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जरा देखिए, इसमें ऐसे दिख रहा था 1 2 3, ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, क्योंकि इन दोनों ने अपना कार्य कर दिया। अब ये बीच वाला चल रहा है। बोलिए, अब यहां से क्या शुरू हो गया, लिक्विड वाला। यहां से क्या शुरू हो गया, लिक्विड वाला। फिर लिक्विड वाला भी अलग हो गया, फिर क्या शुरू हो जाएगा आगे, तो क्रायोजेनिक। ये देखिए C25 सबसे एडवांस। तो यहां तक क्या चला, सॉलिड, इसके बाद यहां से यहां तक लिक्विड, इसके बाद यहां से यहां तक क्रायोजेनिक।
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या चला है, तो लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड, यहाँ से यहाँ तक क्या चालू हो गया, क्रायोजेनिक हो गया। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो यह क्या है, ये एक प्रक्षेपण यान है और इसको गति देने के लिए विभिन्न स्तर पर इंजनों का प्रयोग किया जाता है। पहले भारत के पास ऐसा क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, तो एक सॉलिड, फिर एक लिक्विड, फिर एक सॉलिड, फिर एक लिक्विड, 4 स्टेज करने पड़ते थे हम लोगों को। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया है, क्रायोजेनिक इंजन। तो हम लोग कितने में ही कर सकते हैं, 3 में ही कर सकते हैं। जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब यह बात आपको और बेहतर तरीके से समझ में और चेतना में आएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। ये बीच में क्या है, तो पेलोड है और उसी का ये जूम तस्वीर दिख रहे हैं। ठीक, इतनी बातें समझ गए। चलें आगे। अब देखिए पहुंचेगा कैसे, क्योंकि अगर यह अर्थ हो गया तो अर्थ और मून के बीच में कितना के डिस्टेंस है, 3,84,000 किलोमीटर। बहुत दूर जाना है उसको, अभी उसको बहुत दूर जाना है। वो कितना दूर जाना है, तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। तो सबसे पहले रॉकेट यहां से निकला, वो ऐसे करते हुए थोड़ा थोड़ा अपने ऑर्बिट को बढ़ाता जाता है, थोड़ा थोड़ा अपने ऑर्बिट को बढ़ाता जाता है, और जब उसे आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है तो फिर वो कहां की तरफ बढ़ता है, मून की तरफ बढ़ता है। अब प्रश्न है कि ऐसा फालतू का कार्य क्यों कर रहा है, क्यों ना डायरेक्ट ऐसे चला जाए? ऐसे जा नहीं सकता है, बहुत कम ऐसे लॉन्चर व्हीकल है, बहुत कम ऐसे लॉन्चर व्हीकल है दुनिया में जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि डायरेक्ट ही वो उड़ सकें। उसके लिए बहुत पावरफुल हमें क्या चाहिए, लॉन्चर व्हीकल चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि उसके ऑर्बिट को धीरे धीरे एलिप्टिकल बनाया जाए, और जब उसको आवश्यक ऊर्जा मिल जाए तब उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाला जाए। इसको कहते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, GTO। जब हम लोग किसी प्रक्षेपण यान से किसी भी उपग्रह को उच्च कक्षा में स्थापित करना होता है तो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत पावरफुल हमें लॉन्चर व्हीकल की आवश्यकता होती है। तो फिर हम लोग कैसे करते हैं, तो धीरे धीरे कहते हैं, शुरू में तो उसका ऑर्बिट सर्कुलर होता है, लेकिन धीरे धीरे वह एलिप्टिकल होता जाता है। और इसलिए भी करते हैं क्योंकि पृथ्वी की दिशा में ही इसको घुमाते हैं, पृथ्वी की दिशा को घुमाने में इसको एक ऊर्जा भी मिल जाती है, और सीधे वो फिर वहां चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। जब चंद्रमा की ओर बढ़ेगा तो सबसे पहले ए वाला ऑर्बिट को फॉलो करेगा, फिर धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ चलता जाएगा। समझ रहे हैं? पृथ्वी में क्या हुआ था, सबसे पहले ए, फिर ए वाला, फिर ए वाला, फिर इधर वाला ऑर्बिट, लेकिन चंद्रमा में सबसे पहले बाहर वाले पे रहेगा, फिर थोड़ा सा अपना दूरी कम करेगा, फिर कहाँ आएगा, अंदर वाले में, फिर और दूरी कम करेगा, फिर अंदर वाले में, और दूरी कम करेगा, फिर अंदर वाले में, ऐसे ऐसे फिर वो चंद्रमा के ऊपर, ये चंद्रमा हो गया तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता रहेगा चंद्रमा का। ठीक, मौका देखकर प्रपोल्सन मॉड्यूल से, ये देखिए प्रपोल्सन मॉड्यूल से लैंडर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहां तक कौन पहुंचा, तो प्रपोल्सन मॉड्यूल, ठीक, चक्कर लगा रहा है। जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा प्रपोल्सन मॉड्यूल, तो अभी ज्यादा ऊंचाई पर है, इधर है, तो कहां पहुंचना है उसको, 100 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर पहुंचेगा तो ये देखिए एक अलग होकर चंद्रमा की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं? तो यहां से देखिए, अभी जब 100 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा तो यहां से प्रपोल्सन मॉड्यूल से क्या अलग हो जाएगा, लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। और जब लैंडर मॉड्यूल सतह पर पहुंच जाएगा तो लैंडर में से क्या निकलेगा, रोवर। लैंडर में से क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा। तो इतनी बातें समझ में आई क्या? तो चंद्रमा तक कौन पहुंचेगा, प्रपोल्सन मॉड्यूल। प्रपोर्शनल मॉड्यूल जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो उससे क्या अलग होगा, लैंडर मॉड्यूल अलग होगा। फिर जब लैंडर मॉड्यूल कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पर, तो उससे क्या अलग होएगा, रोवर अलग होगा। ठीक, अब प्रपोल्सन मॉड्यूल जो है वो उसका काम समाप्त नहीं हुआ, उसको एक काम दे दिया गया है। कोई भी काम
जब वैज्ञानिक रूप से की जाती है तो हर एक पार्ट का, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसका सतत उपयोग करने की धारणा रहती है। तो यह जो प्रपोल्सन मॉड्यूल है, इसको अब क्या करेंगे, तो इसको यहां से अध्ययन किसका करेंगे, तो पृथ्वी का। ठीक, समझ रहे हैं बातों को। ठीक, ये एक लिंक है, इस लिंक में मून के बारे में कंप्लीट जानकारी है। मून का रेडियस कितना है, मून का ग्रेविटी कितना है, मून का स्ट्रक्चर कितना है, ये यहाँ पर लिंक है। इसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, मून के बारे में कंप्लीट है और मून से संबंधित अनेक प्रश्न पृथ्वी पर परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहे हैं। तो बढ़े आगे, ये देखिए पूरा क्या है, ये प्रपोल्सन मॉड्यूल है। यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है, लैंडर मॉड्यूल और रोवर रखा हुआ है। ठीक, ये पूरी तस्वीर किसकी है, तो प्रपोल्सन मॉड्यूल की है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब 100 किलोमीटर तक पहुंचेगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए ये प्रपोल्सन मॉड्यूल, ये नीचे क्या उतर रहा है, रोवर। नीचे सतह पर पहुंचेगा, ये वाला ओपन होएगा, फिर यहां से क्या उतरेगा, रोवर। ये देखिए नीचे उतर गया, नीचे उतरा। बात समझ में आ रही है। तो प्रपोल्सन मॉड्यूल से क्या अलग होगा, लैंडर। लैंडर इस रोवर को लेकर कहां तक जाएगा, सतह तक, चंद्रमा की सतह तक। और चंद्रमा की सतह पर जब सेफली और सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाएगी, तब उस लैंडर में से क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा। स्पष्ट। चले आगे, ये देखिए अब एनिमेशन के जरिए देखिए, ये क्या है, लैंडर है। लैंडर खुला, वहां से क्या निकला, रोवर। और लैंडर का नाम क्या है बच्चों, विक्रम। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। और रोवर का नाम क्या रखा गया है, प्रज्ञान। विक्रम क्यों रखा गया है, प्रश्न है। इनकी पिंकी पौंकी करके रख दिया क्या, नहीं। विक्रम भारत के प्रमुख अंतरिक्ष शास्त्री थे, अंतरिक्ष विज्ञानी थे, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नाम क्या रखा है, विक्रम। विक्रम साराभाई। ये देखेंगे तो प्रज्ञान, प्रज्ञान का मतलब क्या होता है, विजडम। एंड नॉलेज इज नॉट इक्वल्स टू विजडम। विजडम अलग होता है, नॉलेज अलग होता है। नॉलेज का किस तरीके से प्रयोग किया जाए, दैट इज कॉल्ड विजडम, प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या है कि आप अपने ज्ञान का कैसे प्रयोग करते हैं। तो लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है। इतनी बातें समझ गए। और इसकी ऊर्जा के लिए यहाँ क्या दिया गया है, सोलर पैनल। किससे काम करेगा, सोलर एनर्जी से। चले आगे, एक इसका तस्वीर है रोवर का, और इसका नाम क्या है, प्रज्ञान। इसका नाम क्या है, प्रज्ञान। चले आगे, अब देखिए कैसे होएगा। ये 100 किलोमीटर तक पहुंच गया प्रोपल्शन मॉड्यूल, उससे क्या अलग हो गया, लैंडर। ये धीरे धीरे जब ये अलग होता है तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर इतनी स्पीड से जाकर चंद्रमा की सतह पर टकराएगा तो सब क्या हो जाएगा, बर्बाद, टूट फूट नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे स्पीड को क्या करना होगा, कम करना होगा। सॉफ्टवेयर से इसरो जो बेंगलोर सेंटर से इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बोलिए। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यूजिंग इट्स थ्रस्टर्स विक्रम रेड्यूसेस इट्स स्पीड फर्दर। स्पीड को धीरे धीरे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सके। ठीक, अब देखिए जब ये पहुंच जाएगा नीचे तक, जब 100 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा, ये 100 किलोमीटर है, दोनों में अंतर समझिएगा। वो किलोमीटर में है और यह किसमें है, मीटर में। जब ये नीचे आता रहेगा, 100 मीटर पर पहुंच जाएगा, तो इसमें एक आंख भी लगाई गई है। आंख मतलब सेंसर लगाया गया है। वह देखेगा कि कौन सा जगह लैंडिंग के लिए क्या है, उपयुक्त है। क्योंकि जो मून है, मून का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पतला है, बहुत विरल है। उस पर क्षुद्र ग्रहों का, उल्काओं का लगातार पात होते रहता है। तो वहां पर बहुत सारे क्या बन गए हैं, क्रेटर बन गए हैं। क्रेटर समझते हैं क्या, जैसे मेरे चेहरे पर मेरा मुंह क्रेटर है, गड्ढा। क्या, तो गड्ढे को क्या कहते हैं, क्रेटर। जैसे ये हमारे चेहरे में ये वाला पार्ट क्या है, क्रेटर है। समझ रहे हैं। तो चंद्रमा का वायुमंडल बहुत विरल है, तो वहां पर कोई भी बाहर से आकर
टकरा जाता है, हमारी पृथ्वी पर भी टकराता दोस्तों, लेकिन हमारी पृथ्वी का वायुमंडल सघन है। जो हम टूटता हुआ तारा कहते हैं वो तारा है ही नहीं, वो तो क्या है, मेटेरॉइड्स है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो सीधे आकर कहां गिरता वह, सतह पर, लेकिन वह वायुमंडल में घर्षण के कारण क्या हो जाता है, जल जाता है, तो तारों की तरह चमकने लगता है। तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार कह देते हैं। और मांगना है जो मांगना है मांग लीजिए, लोग उसको बहुत पवित्र समझते हैं और मांगते रहते हैं वास्तव में, लेकिन वह तारा है ही नहीं। ठीक, उसकी स्पीड अब पहचान लिया कहां पर उतरना है, तो स्पीड और धीरे करेंगे और फिर लाकर सतह पर धीरे से यह उतार देंगे। फिर यह वाला पार्ट खुलेगा और यहां से क्या निकलेगा, रोवर। और इसका नाम क्या है, हाँ, रोवर का नाम और लैंडर का नाम विक्रम नाम है। चले आगे। अब देखिए चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, चंद्रयान 2 में क्या हुआ था। चंद्रयान 2 में जो लैंडर था वह अलग तो हुआ ऑर्बिटर से, उसमें ऑर्बिटर था, प्रपोल्सन मॉड्यूल नहीं था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। चंद्रयान 3 में प्रपोल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। अंतर ध्यान रखे रहिएगा तीनों में, क्योंकि 3 प्रपोल्सन मॉड्यूल, 3 लैंडर और रोवर। उसमें चंद्रयान 2 में प्रपोल्सन मॉड्यूल की जगह क्या था, ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा का लगातार चक्कर लगाता रहा। इसीलिए खबरों में पढ़ोगे और विशेषज्ञ लोग कहते हैं चंद्रयान 2 पूर्णतः असफल नहीं हुआ था, क्योंकि लैंडर तो क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर उसका काम कर रहा था, वो चंद्रमा की तस्वीरें लेकर भारत को भेज रहा था। ठीक, तो इसमें लैंडर अलग हुआ। ये कहानी किसकी है, 2 की। लैंडर अलग हुआ, चल रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए और यह तेजी से सतह पर गिरा और क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था, क्रैश हो गया था। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इस बार देखने का क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है या नहीं हो पाती। इस बार जो वैज्ञानिक समुदाय में जो जागरूकता है वह यह है कि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग हो पाता है या नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 की कहानी ही नहीं बनती अगर चंद्रयान 2 में अगर यह सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था और लोग इसकी बड़ी निंदा करने लगे थे। कितना पैसा खर्च क्यों करना, जब आप असफल हो जाते हो तो निंदा करने वाले सामने आते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो वही निंदा करने वाले फिर आपके प्रशंसक बन जाते हैं। समझ रहे हैं। तो यह क्या हो गया था, असफल हो गया था। कारण क्या था, तो सॉफ्टवेयर ग्लिच था, इसकी स्पीड को कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाए थे और स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो तेजी से वह गिरेगा। समझ रहे हैं बात को। तो अब चले पढ़े थोड़ा उसको, ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं हम लोगों को पुनः। तो यहां से पढ़ना है। ये देखिए प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई, भारत का तीसरा। अब प्रक्षेपण यान स्पष्ट हुआ क्या, प्रक्षेपण यान क्या है, यह गाड़ी है, यह क्या है, गाड़ी है। ठीक, और कौन गाड़ी का नाम क्या है इस बार, GSLV Mark 3 और पॉपुलरली इसको लॉन्चर व्हीकल Mark 3 के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा की सतह पर रोवर, अब रोवर समझ में आ गया, उतारने वाला कौन सा देश हो जाएगा, चौथा देश। इससे पहले अमेरिका, रसिया और कर चुके हैं। ठीक, प्रक्षेपण स्थल SDSC से हुआ है, आंध्र प्रदेश से। जाकर बच्चों इसको एटलस में लोकेशन को देख लीजिएगा। लोकेशन को एक बार देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में सारे डिटेल्स बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको लोकेशन पता होना, लोकेशन पता होगा तो आपके दिमाग में जितने सारे फैक्ट है ना जाकर एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे क्या है, कहां पर उतारेगा, तो दक्षिणी ध्रुव के निकट लूना 2 इसमें। और इनका नाम भी ध्यान रखना है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, और कितने दिन तक कार्य करेंगे, 14 दिन तक कार्य करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रपोल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। स्पष्ट है। अब ये बात थोड़े पहले थोड़ी खटक रही होगी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया होगा। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी। सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा लैंडर, किसकी कराएगा, तो रोवर की
ठीक, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। अब सतह का अध्ययन कौन करेगा, तो जरा देखिए, यह तो उतरेगा, उतरने के बाद इसमें बहुत सारे पेलोड लगे हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। ये सतह का क्या करेगा, केमिकल स्टडी करेगा। समझ रहे हैं, तो केमिकल स्टडी कौन करेगा, रोवर करेगा। कौन करेगा, रोवर करेगा। समझ रहे हैं, तो वही क्या लिखा हुआ है, इन सीटू। इन सीटू का मतलब दो चीजें होती हैं, इन सीटू होता है और एक्स सीटू होता है। जब आप कोई काम वहीं जाकर वहीं करें तो इन सीटू, जब आप कहीं जाकर उसके एक छोटे से भाग को ले आए और यहाँ लैब वेब में अध्ययन करें तो एक्स सीटू। जैसे कि शेर, बाघ, चीता, भालू, कुत्ता का संरक्षण अगर जंगल में ही किया जाता है तो इन सीटू कंजर्वेशन। अगर उनको ले जाकर कहाँ रख दिया जाता है, कोई गार्डन में, कोई जीन बैंक में या कोई जू में, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या है, एक्स सीटू, क्योंकि वो शहर में होते हैं, वह तो उनका प्राकृतिक निवास है नहीं। तो यह रोवर चंद्रमा में ही जाकर चंद्रमा के ही पार्ट को क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, इन सीटू। इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक नीति भार है, बहुत सारे उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वो आपके काम का नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। पीएम का मुख्य कार्य एलएम को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना। 100 किलोमीटर तक ले जाएगा प्रपोल्सन मॉड्यूल, किसको, लैंडर को ले जाएगा। ठीक, और लैंडर मॉड्यूल को पीएम मॉड्यूल से अलग करना है। फिर पीएम क्या करेगा, अपने में से लैंडर मॉड्यूल को अलग कर देगा। इसके अलावा प्रबंधन मॉड्यूल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक नीति भार है। बताया प्रपोल्सन मॉड्यूल का भी काम खत्म नहीं हुआ है कि केवल गया 100 किलोमीटर तक पहुंचा चंद्रमा की सतह से, लैंडर मॉड्यूल को अलग किया, अब उसका काम खत्म नहीं हुआ है। उस पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, क्या, शेप नाम से। शेप का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, यानी वह चंद्रमा से किसका अध्ययन करेगा, पृथ्वी का अध्ययन करेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो प्रपोल्सन मॉड्यूल के दो काम, एक तो लैंडर मॉड्यूल को उतार, हाँ ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। ठीक, तो सुरक्षित और कैसा करना है, सॉफ्ट लैंडिंग। अगर हम लोग यहाँ ये हासिल कर लेंगे तो कल को हम लोग मंगल पर भी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। बहुत सारे देश लोगों ने अपने रोवर कहाँ उतार दिए हैं, तो मंगल ग्रह पर भी। मंगल ग्रह हमसे और दूर है, समझ रहे। अगर हम लोगों ने यहाँ अगर यह काम सफल रूप में कर लिया तो हमको प्रोत्साहित करेगा अन्य ग्रहों पर भी खोज के लिए। आगे देखते हैं, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, कि रोवर चंद्रमा पर भ्रमण करेगा, उतरेगा तो वहीं पर तो खड़ा नहीं रहेगा रोवर, इधर उधर घूमेगा वहां पर, समझ रहे हैं। और क्या करेगा, स्टडी करेगा। आगे क्या है, यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना। इसके क्या है, 3 मुख्य उद्देश्य हैं। समझ में आ गई इतनी बात। अब प्रश्न को हल कर लें। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा कुछ जानकारी मैं और बता देता हूं आप लोगों को। चंद्रयान 1 ये कब किया गया था, तो 2008 में, और ये 2 साल का कार्यकाल था, लेकिन यह 2009 में ही मिशन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और इसमें 2 भाग थे, एक तो था इसमें ऑर्बिटर और दूसरा था इम्पैक्टर। इम्पैक्टर मतलब इसको सतह पर उतारा गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के लिए नहीं, कि सतह पर टकराने से पहले जितना सतह को देख सकता है उतना देख ले। उस समय हमारे पास सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता नहीं थी, तो क्या कराना था, केवल इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट होने से पहले जितना सतह को देख पाता, जितना उसकी फोटो भेज पाता, वो भेज देता। समझ रहे हैं। तो ये क्या था, चंद्रयान 1, जिसमें क्या थे, ऑर्बिटर थे और क्या था, इम्पैक्टर था। हाँ, ऑर्बिट में जब कोई यान घूमता रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑर्बिटर कहेंगे। वो लगातार चंद्रमा के, अब देखिए ऑर्बिटर में से क्या निकल जाता, इम्पैक्टर, वो कहाँ चला जाता, सतह पर, लेकिन ऑर्बिटर फिर घूमता रहता। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर घूम ही रहा था, समझ रहे हैं। और इसमें इस चंद्रयान की उपलब्धि यह है कि चंद्रयान 1 से पहले माना जाता था कि चंद्रमा पर जल के अणु का कोई अस्तित्व
नहीं है, पूरा विश्व समुदाय। लेकिन विश्व समुदाय को चंद्रयान ने गलत साबित किया और इसने चंद्रमा पर हाइड्रोक्सिल समूह को खोज लिया, यानी कि चंद्रमा पर जल के अणु उपस्थित हैं। और अगर जल के अणु उपस्थित हैं चंद्रमा में, तो निश्चित रूप से वहां किसी न किसी रूप में जल की उपस्थिति होगी, चाहे ठोस रूप में हो, चाहे द्रव रूप में, चाहे वह गैस रूप में हो। समझ रहे हैं? और अगर जहां जल आ गया, यानी वहां संभावना किसकी है? जीवन की। क्योंकि हम आज इतने सालों के अनुभव से जाने हैं कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कहां से हुआ है? जल से। तो अगर कहीं पर जीवन की तलाश करते हैं वैज्ञानिक दल, तो सबसे पहले वहां तलाश क्या करते हैं? जल के अणु की। अगर जल की अणु वहां पर है तो वहां जीवन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं? तो यह इसकी क्या थी? महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके लिए कौन से यान का यूज किया गया था? तो PSLV XL का यूज किया गया था। XL याद न रहे तो पर भी क्या याद रखना चाहिए? हमें PSLV को याद रखना चाहिए। आगे क्या है? तो चंद्रयान 2। आगे क्या है? चंद्रयान 2। यह भारत का, और यहां लिख लीजिएगा, यह भारत का फर्स्ट लूनर मिशन था। पहला चंद्रमा मिशन था यह भारत का। ठीक, चंद्रयान 2 यह कौन सा मिशन? दूसरा। कब? 2019 में। कब? 2019 में। यहां पर लिखेंगे पार्शियली सक्सेसफुल। पार्शियली सक्सेसफुल, क्योंकि जो लैंडर था वह क्या हो गया? क्रैश हो गया था। क्या हो गया था? क्रैश। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन ऑर्बिटर कार्य कर रहा था। लेकिन ऑर्बिटर कार्य कर रहा था, ये ध्यान रखना है। इसके लिए भी किस प्रक्षेपण यान का यूज किया गया था? तो GSLV। चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग जान गए हैं। चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग जान गए हैं। इतनी बातें समझ में आई है क्या सभी लोगों को? ऑनलाइन वाले भी? यहां तक कोई भी डाउट होगा तो मेरे से आप लोग पूछिए, तो फिर मैं थोड़ा मून के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दूं। पूछना है तो पूछिए बच्चों, क्योंकि जिज्ञासु प्राणी होने के नाते कुछ तो मन में शंका उत्पन्न होनी चाहिए। आ गया सर समझ में, ठीक है। फिर H2O वाला देखिए, जल, अभी जल क्या है? अभी मैं गांव में जाता हूं तो मेरे से एक बच्चा पूछा कि भैया ये पानी हर काल आगे, हम लोग के सरगुजिया भाषा में बोला ये पानी क्या है ये? तो मैं बोला 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कहता है आए, क्योंकि उसको मालूम नहीं था। तो देखिए, जल बनने के लिए हम लोगों को चाहिए OH- और H+। अगर कहीं OH- और H+ है तो यहाँ पूरी संभावना है कि ये दोनों आपस में आकर जुड़ जाएंगे। अगर कहीं फूल है और अगर कहीं भंवरा है तो यह संभावना जरूर है कि भंवरा कहाँ करीब जाएगा? तो फूल के करीब जाएगा। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह है और अगर हाइड्रोजन आयन है तो ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। तो यहाँ पर चंद्रयान 1 ने क्या खोजा था? OH- को। OH- हो गया, यानी वहां पर जल की उपस्थिति हो सकती है। और बाद में पता भी चला कि चंद्रमा पे जो ध्रुवों पर जो जल है वह ठोस अवस्था में, यानी बर्फ के रूप में है। अब पता चल गया है। समझ रहे हैं? तो यहाँ चंद्रयान 1 ने जल का पता नहीं लगाया है, जल के अणुओं का पता लगाया है। जल उसने प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा, उसने बस क्या पता लगाया? तो OH-। और ये भी नहीं डायरेक्ट, जब वो जो भी फोटो भेजा उस फोटो का हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? अध्ययन किया। फिर निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहां OH- हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या है? अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। अतः वहां पर जल की उपस्थित होने की संभावना हो सकती है। बाकी अन्य देशों के स्पेस एजेंसियों ने यह बात कंफर्म भी किया है। समझ रहे हैं इतनी बात? अब मैं थोड़ा कहाँ आ जाता हूं? तो मून पर आ जाता हूं। थोड़ा मून को भी समझ लें। नहीं समझे क्या? भला चंद्रमा से आज तक कोई अलग रहा है क्या? कोई भी अलग नहीं रहा है। कोई भी धर्म, जाति, सभ्यता कोई भी हो, आज विश्व में सभी धर्म
एक दूसरे से अलग है। कपड़े पहनावे पर, दाढ़ी मूछ से, ईश्वर सब धर्मों का अलग है, धर्म स्थल अलग है, उपासना की पद्धति अलग है, सिद्धांत अलग है, अवधारणा अलग है, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, वो तो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा की अवधारणा हर एक में है। जैसे हमारे में आप लोगों ने भगवान देवता शिव के ऊपर देखा होगा, और मुस्लिम धर्म के लिए वो जो क्रेसेंट मून है उसका बड़ा है। इसी तरीके से ग्रीक में चंद्रमा के देवता को लूना कहते हैं। तो सभी धर्मों में चंद्रमा है। और हमारे कवि लोगों का तो फेवरेट क्या है? चंद्रमा। अगर खगोलीय पिंड में कोई सबसे फेवरेट है तो सूर्य से भी फेवरेट क्या है? चंद्रमा। कई सारे संगीत गानों में क्या आता है? चंद्रमा आता है। चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, ऐसे बहुत सारे गीत बने हुए हैं चंद्रमा को लेकर। हम लोग तो बचपन में एक कविता भी पढ़ते थे, क्या? तो चंदा मामा दूर के, समझ रहे? मामा क्यों बोलते हैं? अब ये भी एक प्रश्न है। अगर चंद्रमा मामा हुआ और पृथ्वी निकला है, चंद्रमा निकला कहां से है? पृथ्वी। सभी बताएंगे। तो पृथ्वी हमारी माता हुई, तो माता का भाई होना, लेकिन ये तो माता का पुत्र ही हो जा रहा है, तो ये थोड़ा अलग है। वो तो मामा क्यों कहते हैं? फिर अगर कहा जाए तो कई लोग चंद्रमा को क्या कह देते हैं? चांद। कई लोग क्या कह देते हैं? चांदनी। तो चंद्रमा अब चांद है, बाजू में तो कोई और पिंड नहीं है कि वो चांदनी होगा। पिंड तो एक ही है, तो फिर वो चांद है कि चांदनी? कभी लोग कभी उसको क्या बना देते हैं? चांद। कभी मेल ले लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर चांदनी, फीमेल भी बना देते हैं। तो ये अपना अपना वो है, जेंडर ही बदल देते हैं चंद्रमा का। जिस दिन बुरा मान गया अनर्थ हो जाएगा। तो देखिए चंद्रमा पर आते हैं मून। अब भाई इतना छेड़छाड़ करेंगे तो कोई भी तो बुरा मानेगा। कोई भी एक सीमा तक बात ठीक रहती है, सीमा से कोई भी बात बढ़ती है तो परेशानी होती है। मून देखें तो जो मून है, मून का पहले पृथ्वी से मून कितनी दूरी पर है? तो 3,84,000 किलोमीटर तक। और मून क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह मानव निर्मित भी हो सकते हैं, लेकिन यह कैसा उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। और किसका नेचुरल सैटेलाइट है? तो अर्थ का, क्योंकि यह किसके चक्कर लगाता है? अर्थ के चक्कर लगाता है। तो यानी मून क्या हो गया? यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक। अभी क्या हुआ? इस पृथ्वी पर थिया नामक एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आकर टकराया पृथ्वी पर। आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले एक थिया नामक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आकर पृथ्वी पर टकराया। और इसके टकराने से बहुत सारा मलबा कहां की तरफ निकला? बाहर की तरफ। और शुरू में जो चंद्रमा आग के गोले की तरह था, धधक रहा था, इतना गर्म था, लेकिन धीरे धीरे दूर होता गया, टेम्परेचर डाउन होता गया और आज किस में बदल गया है? सॉलिड में। तो चंद्रमा आज हमसे हर सेंटीमीटर दूर जा रहा है, कुछ न कुछ हमसे पृथ्वी से लगातार दूर बढ़ रहा है। यानी कवि लोग एक दिन इसको देख और गाने में से सारे चांद और चांदनी गायब हो जाएंगे। एक दिन चंद्रमा पृथ्वी को तन्हा छोड़कर चला जाएगा। और पृथ्वी को तन्हा छोड़कर चंद्रमा निकल गया तो पृथ्वी का जो ये झुकाव है वो भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव किसके कारण है? चंद्रमा के कारण है। और पृथ्वी का झुकाव नहीं रहेगा तो फिर कोई भी मौसम नहीं रहेगा। बरसात, ठंडी, गर्मी, बसंत, शिशिर, शरद, कोई भी चीज नहीं रह जाएगी। समझ रहे हैं? तो चंद्रमा हमसे हर वर्ष दूर जा रहा है। टाइड भी, ज्वार भाटा भी नहीं आएगा। वो भी किसके कारण आता है? तो चंद्रमा के कारण आता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हमसे हर वर्ष क्या हो रहा है? तो दूर जा रहा है। आज से 4.5 अरब वर्ष मंगल ग्रह के बराबर का पिंड आकर पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी से टकराने का परिणाम हुआ कि पृथ्वी से बहुत बड़ा मलबा बाहर निकला और उस मलबा से ही क्या बना? चंद्रमा। अगर मैं कह रहा हूँ ये दूर जा रहा है तो यानी कभी पृथ्वी के करीब रहा होगा, तो यानी कभी न कभी पृथ्वी से भी जुड़ा रहा होगा। तो इस तरीके से इसका मूल्यांकन करके सिद्ध करते हैं। ठीक। तो और ध्यान रखिए पृथ्वी की आयु कितनी है? अब हमने बता दिया है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सबका क्या होएगा? एक आयु होगी। और वो आयु अनंत नहीं होएगी,
हर कोई मरणशील युक्त है यहाँ पर। तो पृथ्वी की आयु आज 4.5 अरब वर्ष है। उतनी ही पुरानी किसकी आयु है? चंद्रमा की। इतनी ही पुरानी आयु किसकी है? सूर्य की। तीनों का एक ही आयु है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। पेपर में पूछा जाता है, बच्चे शंका में रहते हैं। तो चाहे चंद्रमा की आयु हो, चाहे पृथ्वी की आयु हो, चाहे सूर्य की आयु, तीनों की आयु क्या है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। तो यह पिंड आकर कब टकराया होगा? 4.5 अरब वर्ष पूर्व, तभी यह चंद्रमा बना होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर चंद्रमा की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है 1740 किलोमीटर। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1740 किलोमीटर। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। यानी जो चंद्रमा की त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या के 1/3 है। 6000 को डिवाइड करोगे 3 से तो लगभग 2000 के आसपास आएगा। समझ रहे हैं? तो जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से 1/3 गुना है। आगे चलते हैं हम लोग इसके ग्रेविटी पर, इसके गुरुत्वाकर्षण पर। जो मून की ग्रेविटी है, जो मून की ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 है। तो जैसे जब अगर आप क्लिप देखेंगे किसका, तो 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग कहाँ लैंड किए? चंद्रमा पर। तो जब वो चलेंगे ना, जब क्लिप देखोगे ना यूट्यूब पर है, तो लगेंगे कि वो हाँ नृत्य कर रहे हैं, ऐसे ऐसे उछलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां की ग्रेविटी क्या है? कम है बहुत। तो उछलते हुए दिखाई देंगे, जैसे कोई बॉल उछलती है ना जंप करते हुए, हाँ, तो जंपिंग बॉल की तरह ये नजर में आएंगे, क्योंकि वहां की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 भाग ही है। समझ रहे हैं? बोलो हाँ। आगे चलते हैं त्रिज्या। अब अगर मून के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पृथ्वी की तरह यहाँ भी 3 स्ट्रक्चर है। नोट्स में आपको मिलेगा, जो बताए थे ना लिंक, इसमें भी कितने 3 स्ट्रक्चर है? कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। ठीक, कोर, मेंटल और क्रस्ट, यहाँ भी 3 सतह पाए जाते हैं, ठीक पृथ्वी की तरह ही। ठीक, अब इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है हम बात कर लेते हैं इसके एटमॉस्फेयर पर। किस पर बात कर लेते हैं? इसका एटमॉस्फेयर। इसकी जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही विरल है। जो चंद्रमा की जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा विरल है, और बहुत ज्यादा विरल है। बहुत ज्यादा विरल होने का परिणाम क्या होता है कि सूर्य की रोशनी बिना रोक टोक के आएगी। अगर एक वायुमंडल सघन रहता पृथ्वी की तरह तो ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए धूप नहीं निकली है, तो ऐसा तो नहीं है सूर्य की रोशनी आज नहीं आएगी, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज मैं पृथ्वी की तरफ नहीं जाऊंगा, ऐसा हुआ होगा क्या? सूर्य की रोशनी तो बराबर आई होगी, लेकिन बादल ने क्या कर दिया? रोक दिया। यहाँ ऐसा कोई चीज नहीं है। तो सूर्य की रोशनी बिना रोक टोक के धड़ाधड़ पहुंचती है मून पर, और दिन का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर। लेकिन अब यहाँ कोई वायुमंडल भी नहीं है। तो जब यह चंद्रमा रात को लूज करेगा टेम्परेचर, क्योंकि जितना अवशोषित करता रहता है उतना रेडिएशन के रूप में बाहर करता है। पृथ्वी में तो जब ये बाहर जाता है तो बादल रोक लेते हैं, इसीलिए जब बादल होता है तो कहते हैं कैसी गर्मी है, उमस वाली। क्योंकि बादल नहीं रहती तो रात को पृथ्वी से ऊर्जा निकलती, वो बाहर निकल जाती है, लेकिन बादल रहती है तो वो रह जाता है, तो गर्मी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन चंद्रमा पर कोई बादल है क्या? तो रात को जब ये चंद्रमा ऊर्जा उत्सर्जित करेगी तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो रात का तापमान -100, दिन का तापमान +100, रात का तापमान -100। ऐसे ही बुध में होता है, ऐसे ही बुध में होता है। तो इसका वायुमंडल बहुत ज्यादा क्या है? विरल है, बहुत ही विरल है। और जब वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है, अब चंद्रमा हमको कैसे है? लोग कहते हैं तुम्हारी रोशनी कैसी है? चंद्रमा की तरह है, चांद सा रोशन चेहरा। तुम्हारा चेहरा कैसा है? चांद के जैसा रोशन है। तो वो चांद कैसे रोशन हुआ है? तो सूर्य की रोशनी से रोशन हुआ है। चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। हम चंद्रमा को कैसे देखते हैं? सूर्य की रोशनी आकर कहां टकराई? चंद्रमा पर। वो टकराकर कहां आई? हमारे नेत्र में, तब हम लोग चंद्रमा को देख पाए। तो जो सूर्य की रोशनी आती है, वायुमंडल बहुत विरल है, तो बिना रोक टोक के, बिना हिंड्रेंस के, बिना हर्डल्स के रोशनी सतह पर पहुंचती है। दिन में बहुत ही ज्यादा गर्म, लेकिन रात में वही कोई भी चीज, एक बार व्यक्ति गर्म हो जाने के बाद सदैव ही गर्म रहता है क्या? नहीं, धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा। तो चंद्रमा ठंडा नहीं होगा दिन में गर्म होने के बाद, निश्चित रूप से होगा। और ठंडा कब होता है? जब चीजें बाहर निकलेंगी। कोई आदमी ठंडा कब होता है? जब वो क्षमा मांग लेता है।
तो उसी तरीके से चंद्रमा ठंडा कब होगा? जब अवशोषित ऊर्जा उससे बाहर निकले। अगर बादल रहता तो वो अवशोषित ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन वो बादल है ही नहीं, तो पूरी ऊर्जा बाहर निकल गई, यानी टेम्परेचर अब किस में पहुंच गया? माइनस में। अगर पृथ्वी पर भी ये वायुमंडल नहीं होता तो कुछ ऐसा ही हश्र किसका होता? पृथ्वी का। तो यानी पृथ्वी में जीवन के लिए वायुमंडल का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हमारे वरुण देवता बनाए गए थे ऋग्वेद में। समझ रहे हैं? तो बात समझ में आई क्या? और बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो अपोलो मिशन अमेरिका का, लूना मिशन रूस का। मिशन को भी ध्यान रखेंगे, पूछेगा। 2 प्रश्न आ गए। अपोलो मिशन किस देश का है? नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, तो अमेरिका का। अपोलो मिशन किस ग्रह या उपग्रह के लिए है? तो चंद्रमा के लिए। दूसरे ऑप्शन मंगल भी तो रहेंगे। समझ रहे हैं? तो ध्यान से चीजों को करिए और पढ़िए और जानिए। तो देखिए पहला प्रश्न है लैंडर और यहाँ रिवर हो गया, ये क्या रहना चाहिए? तो रोवर। लैंडर और रोवर का जीवन काल 2 सप्ताह के लगभग होगा। यह बात क्या है? सही है। पृथ्वी से प्रत्यक्ष रूप से बिना जीटीओ के चंद्रमा पर गमन नहीं, डायरेक्ट गया क्या? पहले तो घूम के गया जीटीओ के, तो यह क्या है? गलत है। आगे देखें, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से प्रक्षेपण हुआ है, तो यह भी क्या है? सही है, विक्रम साराभाई से ही हुआ है। पीएसएलवी से प्रक्षेपण हुआ है क्या? नहीं। किससे हुआ है? जीएसएलवी से। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या करेगा? लैंड करेगा। ठीक, सही है। आगे देखिए यहां पर, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 1 और 5 क्या है? गलत है। 1 और 5 सही है, तो यह वाला क्या है? गलत है। 2, 3 और 4 सही है। 2, 3, 4 गलत है। कथन 4 सही है। कथन 2, 3 एवं 4 2 बार हो गया है। थोड़ा इसमें ये 2 बार हो गया, यहाँ कुछ और होना चाहिए था, कॉपी पेस्ट। इसको सही कर लीजिएगा, बाकी स्टेटमेंट सही आ गया है ना। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रयान के लिए विचार करना है। चंद्रयान 1 2009 में, जबकि चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। सही है। चंद्रयान को पीएसएलवी से, जबकि चंद्रयान 3 को LVM3 से प्रक्षेपित। सही है क्या? अच्छा, सही है, सही है सर। वो LVM3 हाँ वही है ना। GSLV को ही LMV3 कहते हैं, तो ये भी क्या है? सही है। देखिए यहाँ गलत है, ये 2009 में नहीं 2008 में है, तो यह वाला क्या है? गलत है। आगे देखें, चंद्रयान के 3 मुख्य भाग है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। यह तो क्या है? सही है। लैंडर सतह में उतरने के बाद इन सीटू रासायनिक अध्ययन करेगा, तो यह भी क्या है? सही है। रोवर का नाम विक्रम एवं लैंडर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, भारत चंद्रमा में रोवर उतारने वाला तीसरा देश होगा, चौथा देश है भारत। ठीक, चंद्रयान 3 चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरे। गलत है। इसरो के चंद्रयान मिशन ने हाइड्रोक्सिल समूह का पता लगाया। यहाँ पर जंगल नहीं है, क्या है? तो जल के अणु की पुष्टि चंद्रमा पर करता है, चंद्रयान ने किया है, अभी पढ़े हैं। तो यह वाला भी सही है। यानी कौन सा सही है? 2, 3, 8, 4। देखिए, ठीक, बात बनी। प्रश्न आएंगे तो बन जाएगा आप लोगों से। ये जरा देखिए, अपोलो। देखिए अभी हर देश अपना एक मिशन का नाम रखता है। भारत वाले ने क्या रखा? चंद्रयान। तो भारत वाले का आप नाम से पता लगा लोगे यह मिशन किसके लिए है? चंद्रमा के लिए है। लेकिन अपोलो से कैसे लिखेगा? अपोलो मिशन निम्नलिखित किस खगोलीय पिंड के लिए है? बुध, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, ऐसे पूछ देगा। चंद्र के लिए है। और दूसरे प्रकार का प्रश्न, अपोलो मिशन किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका, रूस, चीन, ऐसा रहेगा तो अमेरिका बताना है। तो हाँ, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो लूना 2 बताया था कि उसके लिए है, वह रूस का मिशन है। हाँ, ठीक। ऑर्बिटर और इम्पैक्टर, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। अब इसको जमाना है कि चंद्रयान वाले में कौन सा था, चंद्रयान 2 वाले में कौन सा था और चंद्रयान 3 वाले में कौन सा है। जरा जमाइए। तो चंद्रयान वाला, इसमें चंद्रयान में ऑर्बिटर और इम्पैक्टर था, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था, और चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, यानी 1, 2, 3।
समझ रहे हैं? तो बात समझ में आई। अगर आप इतना को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो चंद्रयान से जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे मुख्य परीक्षा में चाहे प्रीलिम्स में, आप उसको बना पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, आज घर जाएंगे और अखबार पढ़ेंगे और जो भी खबर होगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके अंदर से एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होएगी। तो चले आज के लिए